अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कल्चर को, उसकी डेफिनेशंस को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को और उसकी टाइप्स को। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह हमने टाइप्स में देखा था, मटेरियल, नॉन मटेरियल, रियल और आइडियल कल्चर थे, या हम डेफिनेशंस देखते हैं कि मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। या अगर हम एक और डेफिनेशन देख रहे हैं तो कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं, मटेरियल हैं, नॉन मटेरियल हैं, जो कि मैन मेड हैं, या हमारे वेज ऑफ लाइफ हैं जो कि हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उसमें जो तौर तरीके यूज़ करते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो वो कहता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू कॉम्प्लेक्स होल, these elements are interrelated with one another, a given culture can be classified into following parts। यानी कि ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। कल्चर जो है कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिक्सचर है कुछ चीज़ों का जो कि मैन मेड हैं या नेचुरल हैं या हमारे वेज ऑफ लाइफ हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट आता है वो है ट्रेड्स। अब ट्रेड्स क्या होता है? अब इसमें हम देखते हैं कि कल्चरल ट्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कल्चर एंड वी कैन नॉट थिंक टू सब डिवाइड बिकॉज सब डिवाइडेड पार्ट or until will lose its significance in the existing cultural setting. It is not easy to count the exact number of cultural traits in a given society, but the number of traits represents the size of cultural base। यानी कि कल्चरल ट्रेड जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कल्चर है। जिस तरह हम बात करते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह हमारे बढ़ते जाते हैं। मैथ्स की हम बात करते हैं तो उसमें यूनिट जो होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। यानी कि कुछ यूनिट्स मिलते हैं वो टेंस बनाते हैं, टेंस मिलते हैं तो वो हंड्रेड्स बनाते हैं, हंड्रेड्स मिलते हैं तो वो थाउजेंड्स बनाते हैं। इसी तरह जब हम कल्चर में ट्रेड की बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कल्चर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट या वे ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं तो जिस तरह हमारा एक यूनिट बन जाता है कि जी खाना राइट हैंड से खाना चाहिए, जो कि एक हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है, जो हमें कल्चर से हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, या पानी राइट हैंड से पीना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कल्चर है। यानी कि किसी भी यूनिट का किसी भी कल्चर का एक यूनिट है, एक उसका वे है, एक उसका पार्ट है, जिसको वो कह रहा है कि सब डिवीज़न उसकी पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको हम पार्ट्स में तकसीम करेंगे तो वो अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो खो देगा। अब जिस तरह हम बात करते हैं कि जी राइट हैंड से पानी पीना चाहिए, अब इसकी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशंस करने लग जाएं या आगे इसकी हम डिविजन्स करने लग जाएं कि भाई हाँ ठीक है राइट हैंड में तो पीना चाहिए, लेकिन कौन सी उंगलियों में पकड़ना चाहिए, कितनी उंगलियों से गिलास को पकड़ना चाहिए, किस उंगली की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा वो जो सिग्निफिकेंस है या जो उसकी एग्जिस्टिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारी ज़िंदगियों में कम हो जाएगी, या उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी कि जो हमें कल्चरल या इस्लामिक वे में या हमारे रिलीजियस वे में सिखाई जाती हैं। और फिर फर्दर वो कहता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ गिवन सोसाइटी। यानी कि वो कहने का ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं या जो उसके यूनिट्स हैं उनको काउंट करना मुश्किल होता है। फिर वो कह रहा है कि बट द नंबर ऑफ ट्रेड्स रिप्रेजेंट द साइज ऑफ कल्चरल बेस। यानी कि उसको गिनना मुश्किल है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड जो हैं वो एक प्रॉपर कल्चरल बेस बनते हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी ग्रुप के। फिर कह रहा है कि इफ़ देयर आर मैनी ट्रेड्स इन अ बेस इट विल बी ब्रॉड बेस एंड विल इजीली एब्जॉर्ब चेंजेस। अब वो बात कर रहा है कि नंबर ऑफ चेंजेस की या नंबर ऑफ ट्रेड्स की। तो वो कह रहा है कि जब उसमें चेंजेस आती हैं कि जितना ब्रॉड
कल्चर होगा, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स उसमें ज़्यादा होंगे, तो उसमें चेंजेस भी इजीली आ सकती हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जिस तरह पहले होता था कि जी ज़मीन पे दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बैठते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलपमेंट्स हुई, वो एडवांसमेंट्स आई, डाइनिंग टेबल्स आ गई, तो वो चेंजेस, मतलब खाना वही तरीके से खाना है, लेकिन क्या आ गया, वो दस्तरखान से चीज़ उठ के कुर्सी मेज़ पे आ गई। फिर वो कहता है कि एंड इफ़ द ट्रेड्स आर लेस इन नंबर, द बेस विल बी स्मॉलर एंड विल बी रिजिड कल्चर विच रेजिस्ट चेंजेस। कल्चरल ट्रेड्स हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जब वो कहता है कि जब किसी उसमें छोटी कल्चर में उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे, तो वो हमारे लिए मुश्किल सरवाइव करना हो जाता है, रिजिड हो जाता है। जिस तरह हम बात करते हैं, जब हम एक क्लासरूम की एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया है कि हर एक टीचर का अपना वे ऑफ टीचिंग होता है, उसका वे ऑफ स्टाइल होता है, उसका स्टाइल ऑफ टीचिंग डिफरेंट होता है, हर टीचर का एक दूसरे टीचर से डिफरेंट होता है। तो वो क्या होता है, वो इसीलिए डिफरेंट होता है कि उसमें हमारे पास ट्रेड्स जो हैं, या जो उसके यूनिट्स जो हैं, या जो उसके रूल्स हैं, वो थोड़े होते हैं, उनको मैनेज करना इजीली होता है। इसीलिए वो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होने की वजह से वो एक रिजिड फॉर्म इसकी बन जाती है। इसीलिए वो टीचर जो है, उसको कंट्रोल करना क्लास को इजी हो जाता है। जब हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं किसी बड़े ग्रुप पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह जलसे जुलूस होते हैं या कोई स्ट्राइक होती है, तो उसमें क्या होता है, वो नंबर ऑफ ट्रेड्स या नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। या उसकी ये एग्जांपल ले लो कि वो ग्रुप बड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर वो रिजिड होना, वो सख्ती यूज़ करना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर कह रहा है कि हर कल्चरल ट्रेड्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर्म आ जाती है, यूज़ आ जाता है, फंक्शंस आ जाते हैं, और उसके मीनिंग आ जाते हैं। फॉर्म में हम देखते हैं कि कल्चरल ट्रेट हैव सम फिजिकल शेप और नॉन फिजिकल फॉर्म विच कैन बी सीन और परसीव्ड बाय द पीपल। अब ये वही चीज़ है, मटेरियल और नॉन मटेरियल। अब वो ट्रेड की बात कर रहा है कि उसके हम चार उसकी मतलब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, कि जिसमें हमारे पास वो कह रहा है कि फ़िज़िकल फॉर्म भी हो सकती है, नॉन फिज़िकल फॉर्म भी हो सकती है। जिस तरह हमने मटेरियल कल्चर में देखा था कि वो चीज़ें क्या होती हैं, वो हम देख सकते हैं, टेंजिबल होती हैं, वो विजिबल होती हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी थी हमें, हाउस, रोड्स, व्हीकल्स, और इस तरह की और चीज़ें, जिस तरह कप्स आ जाते हैं हमारे पास, लैपटॉप्स आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये फ़िज़िकल फॉर्म है। और नॉन फ़िज़िकल फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं उनके कस्टम्स, आइडियाज़, रिलीजन, नॉलेज। तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि जो हमें नज़र आती हैं, या हम उनको सीख पाते हैं, या हम उनको देख पाते हैं मुख्तलिफ लोगों में। फिर उसका आ जाता है यूज़। फिर यूज़ में वो कहता है कि द कल्चरल ट्रेट इज़ यूजफुल फॉर इंडिविजुअल हु आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कल्चर, दे गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट्स यूज़ विच मे बी फिजिकल और इमोशनल। वही चीज़ आ गई मटीरियल और नॉन मटीरियल फॉर्म की, कि जब हम उनको यूज़ करते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, अपने आप को हम इमोशनली और फिज़िकली सेटिस्फाई कर सकें। जिस तरह हम रिलीजियस वैल्यूज़ को लेते हैं, हम क्यों फॉलो करते हैं उनको, हम उनको इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि हम उनको, उनके थ्रू चल के अपनी जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, या जो रिलीजियस टाइप हमें वो नज़र आती हैं, वो हम पूरी कर सकें। फिर और चीज़ें देख लो, रोड है, पेन है, व्हीकल है, बुक्स हैं, तो ये चीज़ें हमें डिफरेंट सेटिस्फैक्शंस प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में वो कहता है कि द कल्चरल ट्रेट हैज़ फंक्शनल यूटिलिटी, इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल एज अ होल। कहने का उसका मतलब ये है कि कल्चरल ट्रेड जो हैं उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, और हर उसकी जो इम्पॉर्टेंस होती है, वो कल्चर में उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए, या जो उसकी कंट्रीब्यूशन है किसी कल्चरल में, वो हमें पूरे कल्चर में एज अ होल नज़र आती है। फिर हम बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग में कहता है कि द कल्चरल ट्रेट हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस
place and meaning in its own culture. It has meaning for its own individual and may be not be taken in the same sense by outsider. अब एक ट्रेड की एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक शख्स है, वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उसमें डिसिप्लिन पाया जाता है। वो उन चीज़ों को जो उन्हें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो उसके लिए उन ट्रेड्स का या अपने कल्चर की सिग्निफिकेंस या उसका मीनिंग या उसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट होगी आया उस बंदे से कि जिसको वो चीज़ें नहीं सिखाई गई, जिसको वो चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो हमारे पास डिफरेंट रहती हैं। जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमें नज़र आती हैं उसमें, तो वो हमारी डिफरेंट यूज़, हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें हमें अपने ज़िंदगियों में नज़र आते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ों की आप एग्ज़ाम्पल ले लो, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उनकी हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूजेस नज़र आते हैं सोसाइटी में। कुछ लोग हैं उनको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं उनको नेगेटिव वे में। तो मीन्स उसका जो फंक्शंस हैं, उसके जो मीनिंग है या जो उसका फॉर्म है या जो उसकी यूज़ है, वो हमें डिफरेंट नज़र आती है हर बंदे में, हर कल्चर में या इवन हर ग्रुप में। ये वही चीज़ें हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शुरू से डिस्कस करता आया हूँ कि भाई आप अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को स्टडी करोगे, तभी आप इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकोगे। फिर इसी तरह वो आगे बात करता है सेकंड एलिमेंट ऑफ द कल्चर की, कि जो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं किसी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को या उनकी कंबाइंड फॉर्म को या उनके मिक्सचर को। तो इसमें वही कह रहा है कि व्हेन टू और मोर कल्चरल ट्रेड्स आर कंबाइंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन अ कल्चर इज लेस एज कंपेयर टू कल्चरल ट्रेड्स। विद द कॉम्प्लेक्स ऑफ कल्चर ह्यूमन बिहेवियर कम्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब वही चीज़ है कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि व्हेन टू और मोर कल्चरल ट्रेड्स आर कंबाइंड, जब यानी कि दो या दो से ज़्यादा कल्चरल ट्रेड आपस में मिलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स की शक्ल बनाते हैं। जिस तरह मैं वही एग्जांपल को आगे चलाऊंगा पाने पीने वाली की, कि हम खाना खाने बैठते हैं, तो उसमें डिफरेंट हमें ट्रेड्स नज़र आती हैं। खाना राइट हैंड से खाना चाहिए, खाना स्लो स्लो खाना चाहिए, खाना दुआ पढ़ के खाना चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें मिलके वो हमें एक कॉम्प्लेक्स की शक्ल बनाती हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स की वजह से जब ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो हमें ह्यूमन बिहेवियर में कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं, हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एक शख्स का जो वे ऑफ लाइफ है या जो उसका बिहेवियर है या जो उसका एटीट्यूड है, उसमें जो हमें डिफरेंस नज़र आता है, या हमें अपने फैमिलीज़ में जो हम वैल्यूज़ या अपने उसके कॉम्प्लेक्स देखते हैं, तो हमें डिफरेंस नज़र आता है। तो वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स की वजह से। फिर उसमें आ जाता है पैटर्न। पैटर्न क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस कंबाइंड इट फॉर्म्स अ pattern. Due to cultural pattern, we found uniformity in human behavior. For example, the same kind of behavior is expected from the individual belonging in a particular age group, sex, या occupation, etc. The number of patterns in a culture is less as compared to complexes. अब ये चीज़ें देखो, तो जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं, हम आगे इनकी स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह हम बात करते हैं यूनिट्स की, टेंस की, हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स की, जैसे ये चीज़ें मिल रही हैं, आगे बना रही हैं नंबर्स, इसी तरह जब ट्रेड्स मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो वो पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न्स जब मिलते हैं तो वो थीम्स बनाते हैं, जब थीम्स मिलती हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशंस बनाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न की। तो व्हेन टू और मोर पैटर्न्स कॉम्प्लेक्सेस कंबाइंड, वो एक पैटर्न की शक्ल बना सकती हैं। जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर में कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लेक्स या डिफरेंसेस नज़र आते हैं, तो इसी तरह इसमें भी जब वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न की शक्ल बना लेते हैं, तो हमें उनकी
कल्चर में या जो वे ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से उनका तौर तरीका है, हमें उसमें डिफरेंस नज़र आता है। फिर वो कह रहा है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पैटर्न्स जो होते हैं वो किसी कल्चरल में ट्रेड से और कॉम्प्लेक्स से कम होते हैं। फिर वो आगे बात कर रहा है कॉम्बिनेशन की, थीम की। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कल्चरल पैटर्न्स रिजल्ट्स अ थीम. It is a public declaration to control or encourage a given human activity. It includes both desired and undesired elements. Themes do not come unconsciously or by chance, but these are results of organized and deliberate efforts of individual. For example of theme is all human beings are equal in our culture. अब वो ये कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा पैटर्न्स आपस में मिलते हैं तो वो थीम की शक्ल बनाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये पब्लिक डिक्लेरेशन होती है टू कंट्रोल एंड एनकरेज अ गिवन ह्यूमन एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स बोथ डिज़ायर्ड एंड अनडिज़ायर्ड, यानी कि इसमें हमारी ख्वाहिशात या हमारी जो ना चाहने वाली चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं। Themes do not come unconsciously but are the results of organized and deliberate effort of individual. मतलब ये खुद ब खुद नहीं बन जाती, बल्कि ये क्या है? ये ह्यूमनली सेट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ हैं। जिस तरह वो ऊपर कह रहा है कि टू एनकरेज एंड कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटी, तो उनके लिए ये थीम्स बनाई जाती हैं। जिस तरह आजकल हम कोविड की एग्जांपल लेते हैं, एक पेंडेमिक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो हमें डिफरेंट एसओपीज नज़र आती हैं। और वो एसओपीज क्या हैं? उनको हम थीम का नाम दे सकते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में वो कंट्रोल्ड रहे या वो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एनकरेज हों। ये ना हो कि हमारी सोसाइटी में उसकी वजह से भगदड़ मच रही है, वो पैनिक सिचुएशन आ रही है कि जी एसओपीज़ नहीं फॉलोज हो रही। तो देख लो, जिन जगहों पे एसओपीज़ नहीं फॉलो होती वहाँ पे क्या होता है? जुर्माने भी होते हैं लोगों को। उनको वहाँ पे उनकी दुकानें या उनके जो बिज़नेस हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं वो सील कर दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें थीम की तरफ इशारा करती हैं। फिर इसमें आ जाता है कन्फिग्रेशन। व्हेन टू और मोर कल्चरल थीम्स कंबाइंड फॉर्म कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल कास्ट, मैरिज सिस्टम, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कन्फिग्रेशंस आ जाती हैं। जिस तरह हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं अपने ये कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ें देखते हैं? उसकी कन्फिग्रेशंस देखते हैं कि उसमें रैम कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, स्क्रीन साइज़ क्या है, बैटरी कितना बैकअप देती है। तो ये सब चीज़ें कन्फिग्रेशन में सेम उसी तरह आती हैं जिस तरह वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि कास्ट या मैरिज सिस्टम। तो उन चीज़ों को हम कन्फिग्रेशंस का नाम देते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सोशल इंस्टीट्यूशन में होली शेयर अ सिंगल कन्फिग्रेशन। देयर आर possibility that two social institutions may have one configuration. फिर वो एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कास्ट सिस्टम is not the property of any particular institution. Religious, economic, family, etc. Institution share it, यानी कि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। कि जिस तरह हम पहले भी हमने बात की है कि कल्चर क्या है? वो शेयर्ड है, उसमें शेयरिंग होती है। वो क्या है? ट्रांसमिट होता है, उसमें हमारे पास लर्निंग आ जाती है। यानी कि जो चीज़ें हम सीखते हैं, देखते हैं अपनी सोसाइटी में, हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह वो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट टू सोशल इंस्टीट्यूशन में हैव वन कन्फिग्रेशन, यानी कि दो सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं वो सेम कन्फिग्रेशन फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर किसी का टैग नहीं लगा हुआ या उस पर कोई राइट्स का वो नहीं है। तो बल्कि क्या है कि उसमें कल्चर में हमें शेयरिंग या लर्निंग या ट्रांसमिशन की वजह से वो कोई भी इस्तेमाल करता है, एक या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें आ जाता है ईथोस। अब ईथोस में वो कहता है कि इट इज़ द
flavor or the central point of culture. It is the philosophy or the ideology of entire culture around which ethos the entire society rests. The behavior of individual in a given culture is directly or indirectly affected by excuse me its ethos. यानी कि ethos क्या है? वो इखलाक हैं, वो हमारे पास जो हैं वो अखलाकियात की अहमियत रखते हैं। कि जिस तरह हम बात करते हैं ईथोस की, तो वो क्या कह रहा है कि वो सिंपल उसमें हमें डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ कल्चर है, एक आइडियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है कि जो एंटायर सोसाइटी को कंट्रोल करती है या उसमें पाई जाती है, और जो है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन कल्चर इज डायरेक्टली और इन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ईथोस। यानी कि इन्हीं अखलाकियात की वजह से, इन्हीं ईथोस की वजह से, इन्हीं तौर तरीक़ों की वजह से किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। कि जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं। किसी के लिए टीचर की वैल्यू उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सेट की हुई है, किसी के लिए कम की हुई है। सॉरी टू से, लेकिन किसी के लिए ऐसे है कि वो गुलाम के तौर पे उसको देखते हैं कि भाई हम फीस दे रहे हैं तो टीचर का काम है हमें पढ़ाए, और जिस तरह का मर्जी बिहेवियर हम अपने क्लास में या अपने कॉलेज में यूज़ करें। इसमें एग्जांपल अगर देखो तो वो कहता है कि द पाकिस्तानी कल्चर इज एट्रीब्यूटेड एज रिलीजियस, जापानीज कल्चर इज कोऑपरेटिव, अमेरिकन कल्चर इज कॉम्पिटिटिव, रशिया कल्चर इज एकोमोडेटिव। यानी कि हमें वो डिफरेंट कल्चर्स की एग्जांपल दे रहा है कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है? वो रिलीजियस टाइप का है, वहाँ पे रिलीजन को वैल्यू दी जाती है। जापानीज कल्चर कोऑपरेटिव है, यानी कि वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। अमेरिकन कल्चर में हमें कंपटीशन नज़र आता है कि हर शख्स कहता है कि मैं आगे निकल जाऊं। और रशियन कल्चर क्या है? एकोमोडेटिव है, यानी कि वो हर किस्म के कल्चर को, हर किस्म के लोगों को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कल्चर थे, जिसमें हमने ट्रेड्स देखे। ट्रेड्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कल्चर, यानी कि किसी भी कल्चर का एक सिंगल यूनिट जो है उसको हम ट्रेड का नाम देते हैं। उसमें हमने फिर उसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स देखे थे: फॉर्म, यूज़, उसका मीनिंग और उसका फंक्शन। फॉर्म में क्या था कि हम उसकी फिजिकल या नॉन फिजिकल फॉर्म देखते हैं। यूज़ में फिर हम उसका यूज़ देखते हैं कि हम उसको किस तरह अपन यूज़ करके आपको सेटिस्फाई करते हैं, आया इमोशनली है या फिजिकली है। फिर हम उसका फंक्शन देखते हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं, कि वो क्या चीज़ हमें नज़र आती है। और फिर उसका मीनिंग आ जाता है कि हर एक शख्स के लिए वो ट्रेड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि जब दो या दो से ज़्यादा ट्रेड्स आपस में मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स की सूरत बनाते हैं, और इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हमें ह्यूमन बिहेवियर में डिफरेंसेस नज़र आते हैं। फिर इसी तरह पैटर्न आ जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं तो वो पैटर्न की शक्ल बनाते हैं। थीम्स आ जाती हैं। थीम्स में भी हमें वो यही कहता है कि द कल्चरल पैटर्न रिजल्ट थीम, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब कल्चरल पैटर्न्स मिलेंगे वो थीम बनाएंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं कि दो या दो से ज़्यादा थीम्स जब मिलेंगी तो वो हमें कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगी। और फिर लास्ट वन जो था वो था ईथोस का। ईथोस में वो हमें कहता है कि ये एक ऐसा टूल है कि जो एंटायर कल्चर को कंट्रोल करता है, कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिससे फिर हम उस कल्चर की हमें करेक्टरिस्टिक्स किसी भी सोसाइटी में नज़र आते हैं। फिर जो हमारे पास अब अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो है कल्चरल लैग का। लैग यूजुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं कमी के तौर पे, यानी कि हम कहते हैं ना कि ये चीज़ लैग कर रही है, यानी कि इस चीज़ में कोई कमी है, यानी कि ये चीज़ थोड़ी पीछे है या उसमें कमी है।
इसी तरह जब हम देखते हैं प्रोफेसर ऑगबर्न जो हैं वो कहते हैं कि प्रोफेसर ऑगबर्न डिस्टिंग्विश बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर. By material aspects of culture, he means things like tools, utensils, machines, dwellings, the manufacture of goods, and transport. In non material, he includes family, religion, government, and education. When changes occur in material aspects, those in turn stimulate changes in non material aspects. The non material culture, according to Ogburn, is often slow to respond to rapid inventions in material culture. यानी कि अब उसके कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं यानी कि वो डिस्टिंग्विश कर रहा है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर्स में, चीज़ों में. मटेरियल एस्पेक्ट्स उसके जो हैं वो कह रहा है कि उसमें आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, यूटेंसिल्स आ जाते हैं, मशीनरीज आ जाती हैं और मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स आ जाती हैं. फिर नॉन मटेरियल में वो कहता है कि फैमिली है, रिलीजन है और गवर्नमेंट है. तो वो उसके कहने का मतलब ये है कि व्हेन चेंजेस अकर इन मटेरियल, कि जब मटेरियल एस्पेक्ट्स को हम या मटेरियल कल्चर में चेंजेस देखते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं नॉन मटेरियल चीज़ों के साथ. और आगे वो ये कह रहा है कि द नॉन मटेरियल कल्चर अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न इज ऑफन स्लो टू रिस्पॉन्ड द रैपिड इन्वेंशंस इन मटेरियल कल्चर. यानी कि जब हम मटेरियल चीज़ों की बात करते हैं, मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, जब हम उसमें इन्वेंशंस देखते हैं तो उसके मुकाबले में जब हम नॉन मटेरियल को हम करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स हैं या टेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, तो जैसे हमें कोई नई इन्वेंशन मिलती है तो वो डायरेक्टली लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर लेते. क्यों नहीं कर लेते? जब तक लोग उसके करेक्टरिस्टिक्स से या उसके जो यूजेस हैं या जो उसका जो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस है किसी भी ग्रुप पे या सोसाइटी पे वो क्लियर नहीं हो जाता. इसीलिए वो कह रहा है कि जो नॉन मटेरियल कल्चर हैं उसकी स्पीड मटेरियल कल्चर से या मटेरियल चीज़ों से स्लो होती है. फिर आगे वो कह रहा है कि व्हेन नॉन मटेरियल culture does not adjust itself readily to material changes, it falls behind material and give rise to cultural lag. यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि जब नॉन मटेरियल चीज़ें इजीली एडजस्ट नहीं कर पाती या वो इजीली आपस में उनकी मैचिंग नहीं हो रही तो वो क्या है, वो मटेरियल चीज़ों से पीछे रह जाती हैं और हमें कल्चरल लैग का सामना करना पड़ जाता है. तो आगे अब हम डेफिनेशंस में देखते हैं कि हमें कल्चरल लैग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिलती है. यहाँ तो हमें ऑगबर्न जो है वो डिस्टिंग्विश करना सिखा रहा है या बता रहा है कि हम किस तरह डिफरेंस करते हैं, या हमें जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो अपने आप को एडजस्ट मटेरियल कल्चर के साथ नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए नहीं कर सकता कि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है. वो एडॉप्शन हमारी मटेरियल चीज़ों की थोड़ी स्लो होती है जिसकी वजह से हमें कल्चरल लैग का सामना करना पड़ता है. फिर हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं तो उसमें वो हमें कहता है कि द कल्चरल लैग इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल. फिर कहता है कि द सेम दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू कोरिलेटेड पार्ट्स ऑफ कल्चर दैट चेंज at unequal rate of speed may be interpreted as a lag in the part that is changing at the lowest rate for one lag behind the other. तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई वो रेट ऑफ चेंज जो है या डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ प्रोग्रेस इनके बीच में मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच जब उनकी मैचिंग इजीली नहीं हो पाती, जब वो आपस में इकट्ठे नहीं चल पाते, वो क्या हमें सामना करना पड़ता है? कल्चरल लैग. बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग है, या जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सर लड़ने ने हेयर कट्स करवा के आ जाए या अपने नए नए जो पैशन है वो अडॉप्ट करते हैं. लेकिन जब वो घर आते हैं या घर में कोई खाते हैं तो
वो अक्सर फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? इसीलिए नहीं कर पाती कि वो उनकी फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट होती है। या फॉर एग्जांपल इस तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जो लड़के यहाँ पे पेशावर में हॉस्टल्स में रहते हैं, महीने में एक दफा या 2 महीने में एक दफा वो घर जाते हैं, तो पेशावर रहते हुए वो हर किस्म का फैशन अपनाएंगे, हर किस्म की वो सोसाइटीज में उठेंगे बैठेंगे, लेकिन जब वो घर जाने का टाइम होता है तो वही अपनी फैमिली वैल्यूज के साथ वापस जाते हैं। उसी तरह सेम जो उनका ड्रेस होता है, जो उनके फैमिलीज में या जो उनके स्पेसिफिक कल्चर में होता है वही यूज करते हैं। उसी तरह हेयर स्टाइल या जो भी उनका तौर तरीका है उन्हीं चीजों को वो फॉलो करते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कॉजेज हैं कि जो हमें नजर आती हैं कल्चरल लैग। उसमें हमें सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। उसमें वो कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ वन सोसाइटी ऑन द अदर कैन बी सच as वेस्टर्न कल्चर considerably influence our way of living, thinking and behaving. Some aspects of our life went ahead than the others. Our culture under the influence of West has considerably changed in the shapes of fashion, dress, etc. but not in political and community. वो कल्चर लैग क्यों पैदा होता है किसी सोसाइटी में? वो ज्यादातर हमें नजर आता है, जिसमें अभी मैंने बात की है कि हॉस्टल्स में लड़के डिफरेंट चीजों को फॉलो करते हैं, तो उनकी फैमिली ट्रेडिशन या वैल्यूज के ऑपोजिट होती है। वो कल्चरल लैग की डेफिनेशन क्लियरली बताती है उनकी लाइफ में किसी दूसरे कल्चर का या किसी दूसरी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस नजर आता है, इसीलिए वो कल्चरल लैग का सामना करना पड़ जाता है। फिर दूसरी वो कॉज बता रहा है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं उसमें एडवांसमेंट्स की या उसमें चेंजेस की या डिफरेंट इन्वेंशंस की बात करते हैं तो वो हमें कल्चरल लैग की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह वो कहना चाह रहा है कि वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कल्चरल लैग इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन takes one aspect of society faster than the other. Each discovery and invention creates the problem of adoption and in society. Some of the significant technological developments and inventions that are producing cultural lag in contemporary society are the telephone, photography, television, and other source of electronic. These are resulting in terrific impact on society in institutions, its customs, etc. The result and economic accumulation of culture. यानी कि बताना वो ये चाह रहा है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो वो हर एक के लिए जितना हमने पीछे ट्रेड्स में देखा, कॉम्प्लेक्स में देखा या न्यूज में देखा, उसको हर एक को एक्सेप्ट करना या उसको फॉलो करना, वो हर एक का अपना उसमें मीनिंग होता है, अपने उसके फंक्शंस होते हैं। जब वो फंक्शंस किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे या उसको वो इम्प्रेस करेंगे, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उसके मटीरियल कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा या नॉन मटीरियल कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और हमें उसकी वजह से क्या है वे कल्चरल लैग का सामना। जिस तरह हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई नया शख्स होता है तो शहर की तरफ आता है, उसके लिए शुरू में अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? वो इसी डिफरेंस की वजह से, वो इसी रेट ऑफ प्रोग्रेस की वजह से मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर की हम उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको एक टर्म यूज करते हैं पेंडू की, कलीवाल में। वो क्या है? वो एक्चुअली कल्चरल लैग जो हमें डिफरेंट उसके बिहेवियर में या उसके वे ऑफ लाइफ में हमें नजर आता है। फिर हम देखते हैं इसमें हिंड्रेंस या हर्डल्स, यानी कि जो चीजें कल्चरल लैग को रोकने में या कल्चरल लैग को कम करने में मददगार साबित होती है। उसमें सबसे पहले रिलीजन है,
फिर लॉ है, फिर साइकोलॉजिकल डॉग्मेटिज्म है, इलिटरेसी है और कम्युनिकेशन गैप। As these are causes factors which creates cultural lag, there are certain factors which hinder it. में सबसे पहले religion है. We find that changes in religion can be very seldom brought about. Basically, religious dogmas have remained unchanged throughout centuries. The religion can be considered as one of the factors which hinders the process of cultural. यानी कि रिलीजियसली अगर हम देखते हैं तो हमें ठीक है, एग्जाम्पल हमने पीछे देखी है कि दस्तरखान से हम लोग के कुर्सी मेज पे आ गए, लेकिन उसमें हमें जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं या जो उसमें कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हमें सेम नजर आते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल यूज कर चुके हैं कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए, दुआ करके, जो भी नमाज है वो करके, जो भी तौर तरीके उनको एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो ये चीज क्या है, रिलीजन जो है एक हिंडर है या हर्डल है कल्चरल लैग के नाम से। फिर लॉ आ जाता है। अनयूजुअली लॉ इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड कस्टम। लॉ डज नॉट इंट्रोड्यूस रेडिकली चेंजेस एट वेरी फास्ट स्पीड। ट्रेडिशंस आर डीप रूटेड इन ह्यूमन सोसाइटी एंड सिंस देयर इज very close relationship between law and tradition, the people respect traditions and therefore the law. That is the reason, that is why law does not accept changes due to respect of people for traditions. यानी कि यहाँ पे वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉज क्या होते हैं, वो ट्रेडिशंस होते हैं। वो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में क्या होते हैं, उसकी वैल्यूज होती है कि जिसमें चेंजेस हम इजीली नहीं कर पाते। और वो हमारी क्यों नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते कि वो डीप रूटेड होती हैं किसी भी सोसाइटी में। फिर वो कहता है कि द पीपल रिस्पेक्ट ट्रेडिशंस देयरफॉर लॉ, यानी कि वो ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन वैल्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं ट्रेडिशंस और वैल्यूज की वजह से वो लॉज बने। इसीलिए वो कह रहा है कि ये एक और जरिया है कि जो हर्डल या रुकावट पैदा करता है कल्चरल लैग। फिर इलिटरेसी आ जाती है, सॉरी साइकोलॉजिकल डॉग्मेटिज्म आ जाती है। अब कह रहा है कि पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अ चेंज only due to psychological reason. Unless the people are mentally prepared to accept the change cannot come. अब psychological dogmatism means कि वो लकीर के फकीर वाली बात आती है। हम जब तक साइकोलॉजिकली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उसको फिजिकली उसका यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए नहीं कर पाते कि हम उसको साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें वो सोसाइटी में चेंजेस एक्सेप्ट करना या उनको फॉलो करना या उनको एडॉप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है इलिटरेसी। इफ द पीपल आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, दे कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। दे हैव नो एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दे हैव not experience the taste of progress of new things. अब जिस तरह हम कॉजेस की बात कर रहे थे कि उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है या उसमें हमारे पास ज़्यादा यूजफुल चीज़ें आ जाती हैं, तो इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि इलिटरेसी या जहालत या इग्नोरेंस जो है वो एक हर्डल है कल्चरल लैग, जिसकी वजह से क्या है, लोग उस चेंज को टेस्ट नहीं कर पाते, उसका एक्सपोजर नहीं देख पाते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसीलिए उनका जो प्रोग्रेस का जो टेस्ट है या जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके वो थोड़े कम होते हैं। जिस तरह भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है कि हम उसको पेंडू या कलीवाल टाइप का वर्ड यूज करते हैं। फिर कम्युनिकेशन गैप, मीडिया ऑफ communication is unable to inform the people of the day-to-day happenings. The people did not heard about the changing world, so they cannot easily accept it.
first they will have to be informed about the meaning of change through media. It means a source to be provided first and then information will be given to people. Then they will be expected to follow the changing lifestyle and objects of use. यानी कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है इस चीज में, कल्चरल लैग या कल्चरल, जिस तरह हम बात करते हैं कि हम थ्रू मीडिया लोगों को इतना इजीली, जिस तरह हम पहले एग्जांपल लेते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, हर घर में टीवी नहीं होता था, तो कोई एक वाकया या कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होता था तो लोगों को हफ्ता 10-10 दिन बाद पता चलता था। या हम कोई नया फैशन देखते हैं या कोई नया ट्रेंड देखते हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन उठाए आजकल आप उसको यूज कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में होती हैं। जब वो नहीं होती थी तो वो कल्चरल लैग में वो चीज़ों को हम जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? सबसे पहले तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर इंफॉर्मेशन जब आती थी या उस चीज़ का हमें पता चलता था तो फिर हमें उसके यूजेस का नहीं पता चलता था, उसका सोर्स का नहीं पता चलता था, जिसकी वजह से क्या होता था, लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल मोबाइल फोन हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इंटरनेट फैसिलिटीज हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, हमें कल्चरल लैग इसमें कम नजर आता है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन गैप जो है ये आपस में मैच कर सकते हो। डिपॉजिट में हमने देखा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बनती हैं और वो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की, और हर्डल्स में हम देखते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो आज का टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें, जिसमें हमने एलिमेंट्स देखे, फिर उसमें हमने आगे फर्दर टॉपिक भी डिस्कस किया, कल्चरल लैग था, फिर उसमें हमने उसके कॉजेज और उसके हर्डल्स या हिंड्रेंसेस या रुकावट जो थी हमने वो डिस्कस की। अगले लेक्चर के लिए आप लोगों को इतना एक ग्रुप में टॉपिक में बता दिया करूँगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा रिपीट करके आ जाओ, या आप उसको थोड़ा सा आपको नॉलेज मौजूद हो आपके पास कि आप उसकी थोड़ी सी डिस्कशन आपस में फोन पे या ग्रुप्स में इजीली कर सकते। छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि आपने कल्चरल लैग से रिलेटेड अपनी सोसाइटी में या अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट उसके कॉजेज और हिंड्रेंसेस जो हर्डल्स हैं वो एक असाइनमेंट की सूरत में हैंड रिटन करते हो या टाइप करते हो, वो आप लोगों को, और वो आप किसी भी दिन मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रुप में नहीं आप लोग शेयर करोगे, आप मुझे अलग से मैं व्हाट्सएप बना देता हूँ ग्रुप, उसमें आप मुझे पोस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना सब।